वकील साहब हाजिर हो में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वकील साहब एच.एस. सोढ़ी साहब। सोढ़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। आज मैं जनता को ये बताना चाहूंगा कि आज का जो एपिसोड है, एफआईआर के बाद जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने की जो पावर है और जो प्रोसीजर है, आज वकील साहब हमारे साथ वो डिस्कस करने वाले हैं। आपसे मेरा जो पहला सवाल है, जो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर हमारी लॉन्च हो गई, अब ये जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, ये जो पुलिस अधिकारी होगा वो किस रैंक का पुलिस अधिकारी सीरियस नॉन सीरियस केस में करेगा, और जो प्रोसीजर होगा पुलिस अधिकारी का वो किस तरीके से उसको फॉलो करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने जी। देखिए, मैं इन्वेस्टिगेशन में बढ़ने से पहले ये क्लियर कर देता, जो कि हम लोगों ने पहले भी बड़ा क्लियर कर दिया था कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जी भाई उस पर प्रोसीड किया जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, क्योंकि जनता हमारा देख रही है तो उनको शो के हिसाब से मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जो सीरियस ऑफेंस जो होता है, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पावर होती है विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर पे। अब चैप्टर 12 है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो इन्वेस्टिगेशन से डील करता है। इवन एफआईआर भी उसी का ही पार्ट है जी। उसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो इसमें अब जब से आपने बात करी है सीरियस और लेस सीरियस ऑफेंस जी, अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये देखना है कि कौन सा ऑफेंस सीरियस और लेस सीरियस है। जैसे कि अब जनता है तो मैं बताना चाहूंगा कि मोर सीरियस कैसे है। मान लो हमारे स्थानीय इलाके में कोई मर्डर हो जाता है या रेप हो जाता है, ये एक सेंसिटिव और वेरी सीरियस मैटर है जी। भाई हमारे कानून के हिसाब से मर्डर और रेप ये सबसे सीरियस ऑफेंसेस में गिने जाते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस तो ये भी है, कॉग्निजेबल ये भी है। अब उसी जगह मार पिटाई हो गई, धक्का मुक्की हो गई, हड्डी टूट गई या चेन स्नैचिंग हो गई, पॉकेटिंग हो गई, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं जी। बट अब इसमें ग्रेविटी और सीरियसनेस ये पुलिस वाले फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें जैसे अब कोई चीज में तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल सीरियस पता है, मर्डर जी। अब मर्डर के अंदर क्या है, अब जो मैं जनता को बताना चाहूंगा, एक एसएचओ जिसे हम लोग कहते हैं कि एसएचओ साहब, ठीक है, उसमें क्या होता है कि थाना प्रभारी जिसे हम लोग कहते हैं, तो एसएचओ एक इंचार्ज होता है थाने का, जो कि एक इंस्पेक्टर रैंक का आदमी होता है। अगर पुलिस पोस्ट है तो सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, वो पुलिस पोस्ट के इंचार्ज होते हैं, बट पुलिस स्टेशन का एक इंस्पेक्टर रैंक का इंचार्ज बना दिया जाता है। तो उस केस में क्या भी अब जो है सीरियसनेस के हिसाब से कि कितना सीरियस मैटर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होगा ये देखना होगा। अब इंचार्ज को ये देखना है कि ये मर्डर जैसा केस रिपोर्ट हो रहा है, बहुत ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट मैटर है, सीरियस मैटर है, इसमें वो खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनेगा और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनके मटेरियल कलेक्ट करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा और कोर्ट तक, तो भी फैक्ट्स होंगे उन सबको कलेक्ट। और अगर मान लो छोटा, जैसे हमने डिस्कस किया था, मारपीट का, पिक पॉकेटिंग का, चेन स्नैचिंग का, हर्ट हो गया, ये लेस सीरियस होगा, ऑफेंसेस हो गए, ये लेस सीरियस ऑफेंसेस में आप इनको लेंगे। इसमें अब एसएचओ साहब अगर इन्हीं मैटर में देखेंगे, थाना प्रभारी इसी मैटर में देखेगा, तो फिर आगे कैसे करेगा? तो वो अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उनको मार्क कर देते हैं। जैसे आप हम लोग देखते हैं एएसआई साहब है, एसआई साहब है, ठीक है, और भी हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल साहब है, रैंक के हिसाब से ऑफेंस की ग्रेविटी के हिसाब से, सीरियसनेस और ग्रेविटी के हिसाब से इनको मार्क कर देते हैं इन्वेस्टिगेटिंग। तो वकील साहब ने जो जानकारी दी, हमें ये जानकारी दी कि जो इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ऑफेंस का नेचर क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ऑफेंस ऐसा हुआ है जो बहुत खतरनाक है, जैसे वकील साहब ने कहा मर्डर हो गया, रेप हो गया, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट हो गया, गैर कानूनी तौर से हथियार रखना, या और भी बड़े बड़े अपराध जो दूसरी बड़ी बड़ी श्रेणियों में आते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो थाना प्रभारी है, जो एसएचओ है, वो खुद इन पर्सन जो है प्रोसीड करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और सारे फैक्ट्स को जो है कलेक्ट करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। दूसरी बात वकील साहब ने कही कि जो लेस सीरियस ऑफेंस है, यानी कि जो मर्डर से और इन चीजों से कम सीरियस, जैसे कि हाथापाई हो गई, उंगली टूट गई, हड्डी टूट गई, दांत टूट गया, या कई बार हमें एब्रेशन आ जाता है,
या मसल टिश्यू Bruises आ गए। ब्रूसेस आ गए, मसल जो टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कोई ऐसी जो चीज होती है, तो उन केसेस में क्या होगा, जो एसएचओ हैं अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं उनको जो है केस मार्क कर मार्क देंगे करेंगे। या उनको ऑर्डर कर देंगे कि भैया तुम जाओ इस पे इन्वेस्टिगेट करो। तो ये तो हो गया दो तरीके के, जैसे सीरियस और लेस सीरियस केसेस में किस तरीके से कौन ऑफिसर जो है प्रोसीड करेगा। दूसरी वकील साहब, मैं जो बात आपसे जानना चाहूंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, मैंने उसमें पढ़ा 157 में ही मैंने पढ़ा कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, फैक्ट्स को कलेक्ट करने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, अपनी सारी ऑब्जर्वेशन के बाद एक रिपोर्ट तैयार करता है। उसमें साफ तौर से लिखा है, उस रिपोर्ट को वो जो है जिस जुरिस्डिक्शन में, जो जिस मजिस्ट्रेट के अंदर वो एरिया आता है, कंसर्न जो मजिस्ट्रेट है हमारे, उनके पास जो है इसको रिपोर्ट को भेज देगा। ये जो प्रोसीजर है, रिपोर्ट बना करके जो भेजने का प्रोसीजर, उसका जो एक फॉर्मेट है, वो मैं चाहूंगा आप जनता के सामने रखें कि आमतौर पे वो किस तरीके से। बिल्कुल, मैं बताता हूँ जी। देखो, चैप्टर 12 जो सीआरपीसी में है उसी में ही इसके बारे में दिया गया है जी। 158 है कि रिपोर्ट बना के देनी है। How कैसे, How अब ये submitted? कैसे रिपोर्ट सबमिट होगी, इसमें क्या क्या देखना है। जी। तो देखिए जी, ऐसा है कि आपको मैं एक जो है ना जरूरी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ, वो खैर आपकी नॉलेज में भी है भाई। जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी 5 कॉपियां बनती हैं, और पंजाब पुलिस रूल्स में भी इसके बारे में जिक्र है, हमारे दिल्ली के अंदर से फॉलो किया जाता है। तो उसमें 5 कॉपीज जो होती हैं, उसमें से एक कॉपी सीनियर ऑफिसर्स के पास भी जाती है, एक कॉपी स्थानीय मैजिस्ट्रेट के पास भी जाती है, एक कॉपी और इन्फॉर्मेंट को दी जाती है कि भाई ऐसे हमने एफआईआर की, और एक वो थाने में खुद भी रखते हैं प्रोसिक्यूशन के लिए, आगे चलने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस चीज को आगे प्रोसीड करते हुए, तो अब इसका मतलब कॉपी वहां जा रही है तो सीनियर ऑफिसर की नॉलेज में भी आता है कि एक मर्डर हो गया है या यहाँ रेप हो गया है। तो जब वो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है तो वो भी कुछ हिदायत देते हैं कि इस केस को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है। सपोज करो ऐसी कोई रिपोर्टिंग वो एफआईआर के ऊपर कर दे, एसएचओ कंसर्न के लिए कर दे, इंचार्ज के लिए कर दे कि थाना प्रभारी को इस तरीके से करना है। जैसे कि मैंने एक केस में आपको बताता हूं, जैसे अब मैं आपको एक एक्ट बताता हूं, SC/ST एक्ट। मैं अभी हाल फिलहाल ये केस कर रहा था, उस केस में क्या है, शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अंदर एक्ट में ही दिया हुआ है कि इसको इन्वेस्टिगेट एसीपी रैंक के जो है ऑफिसर करेंगे। एट्रोसिटीज की जो बात होती है, जो भी है, जाति सूचक जो शब्दों का जो शब्दावली ऐसी है, जाति सूचक जो एक्ट बना हुआ है उसके रिगार्डिंग अगर कुछ करता है तो उसमें ऑफेंस दिए हुए हैं। तो उस केस में अगर कोई ऐसी सूचना आती है, ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो एसीपी ऑफिसर रैंक के होंगे। तो वो थाना प्रभारी से ऊपर रैंक है, ठीक है ना। तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इसमें एसएचओ साहब भी मदद करेंगे क्योंकि थाना उनके डायरेक्ट जुरिडिक्शन में है। एसीपी साहब थाना इंचार्ज जो है उससे सारी मदद लेंगे और उसको करेंगे। तो उसमें रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा? एसीपी साहब मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट देंगे कि मैंने ये इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट्स कलेक्ट करे, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, गैदर किए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो करके। तो इन्वेस्टिगेशन जो इसको मैं कहूंगा, ये क्या ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है कि भैया एफआईआर दर्ज हो गई है और दर्ज होने के बाद तुरंत जो ताजे फैक्ट्स हैं, जो फ्रेश फैक्ट्स अवेलेबल है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर आसपास जो विटनेस है और उनकी जो मेमोरी है, जो एकदम फ्रेश मेमोरी है। जैसे कि मैं ये बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको लेते हैं, वैसे ऐसा ना हो तो अच्छा है। आपने एक मर्डर होते हुए देखा और उसकी जो सर्कमस्टांसेस थे, वहां पर जिस तरीके का नेचर ऑफ वेपन जो यूज किया गया और जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके कपड़ों का रंग कैसा है, वो किस तरीके की भाषा बोल रहे थे, एक दूसरे को किस नाम से बुला रहे थे, किस व्हीकल में आए हैं, उनके व्हीकल का नंबर प्लेट का नंबर क्या है, और जो विक्टिम है वो उनसे किस तरीके का स्ट्रगल कर रहा था, क्या वो उन्हें प्रोवोक कर रहा था या उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा था कि भैया मेरे साथ ऐसा मत करो। तो ये जो सारी बातें हैं,
एकदम ये फ्रेश होती हैं, जब ये ताजा होती हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरत है इन सभी फैक्ट्स को तुरंत फौरन इसको जो है कलेक्ट किया जाए, फटाफट से इसकी जो है एक रिपोर्ट बनाई जाए कि ये जो ताजा ताजा जो मामला हुआ है, इसमें क्या क्या फैक्ट्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसको लेकर हम जो है प्रोसिक्यूशन में प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज आपने कहा कि इन सर्टेन एक्ट्स, यानी कि इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं कि सरकार ने क्या किया है, हमारी पार्लियामेंट ने क्या किया है, अलग अलग कानून को अलग अलग हिसाब से ऑफिसर्स को जो है पावर दी है इन्वेस्टिगेशन की। जैसे वकील साहब ने हमारे साथ डिस्कस किया कि एट्रोसिटीज को लेकर, अगर SC/STs को लेकर अगर कोई एट्रोसिटी होती है, कोई जाति सूचक अगर शब्द यूज होता है, तो उसमें जो है जो ACP रैंक ऑफिसर है वो जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही जो नार्को है, हमारा आर्म्स एक्ट है, NDPS है, और ये पॉक्सो वगैरह हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया, तो इन सब में जो है अलग अलग जो ऑफिसर्स मनी लॉन्ड्रिंग है बड़ी, तो वो उस हिसाब से जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो वकील साहब ये हमारे दो इंपॉर्टेंट सवाल जो है इसमें कवर हो गए। अब मैं तीसरे सवाल पर आता हूं। जब पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पॉट पर पहुंचता है, तो वहां पर वो पाता है कि जिस तरीके की इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, फैक्ट्स जो है उससे किसी भी तरीके से मेल नहीं खा रहे, तो इन्वेस्टिगेशन का वहां पर्पस उसका सोल्व नहीं होता। वो अपनी सारी जो क्वेरीज हैं, सारी जो छानबीन है, वो पूरी करने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। जब पुलिस वाला इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि इस केस में कोई दम नहीं है, यहां कोई ऐसी फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा सबूत हमारे पास नहीं है कि हम इसको जो है फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, तो उस केस में जो पुलिस वाला है वो क्या करेगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका जवाब देते हुए मैं आपको एक केस बताता हूँ जो मेरे पास आया था जी, जिसको हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें बहुत ही चीजें खुली, जिससे बिल्कुल सेम आपने कहा भाई, एक मर्डर केस को रिपोर्ट किया जाता है और वो थाना प्रभारी के पास आता है, और थाना प्रभारी तुरंत उसमें फटाफट स्पॉट पे पहुंच जाता है और देखता है कि डेड बॉडी पड़ी है, उसका जो भी वहां पे जो जरूरत है मार्किंग करके, जो भी पंचनामा के लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन ये आई थी, सूचना ये आई थी कि इनको 4 लोगों ने मारा पीटा और उससे इनकी मौत हो गई। तो इस फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, और पोस्टमार्टम में जो एक्चुअली पूरी बॉडी ऊपर देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको किसी ने मारा है, तो वो तुरंत भेजने के बाद अभी FIR दर्ज वो नहीं करता, और अगर कर भी लेता है उसकी नॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद ये आता है कि इनकी डेथ जो है वो तो नेचुरल है, इनकी बॉडी पे एक भी ब्रूजेस, एब्रेशन या कोई इंजरी का निशान ही नहीं है जी। तो जो 4 लोग इनको मार रहे थे, इस फैक्ट का उनको ये पता चला कि ऐसा कोई उनकी बॉडी या पोस्टमार्टम मेडिकल देख के भी नहीं पता चला, तो वहां पे वो थाना प्रभारी ये नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेगा, वो तो रोकेगा, और उस इन्वेस्टिगेशन का जो एंगल है वो दूसरा हो गया। अब बंदा तो कहीं गया है ना, उसकी तो मौत हुई है, तो उसके दूसरे रीजन पे पहुंचेगा। मान लो मेडिकल से ये पता चलता है कि इसकी मौत जो है वो, मान लो कि इसको कोई बीमारी थी या कोई हार्ट अटैक से हुई या कोई ऐसी चीज थी, BP शूट कर गया जिस वजह से ये पूरे हो गए, तो उस सिचुएशन में उसे रिपोर्ट में लिख के देगा कि मेरे को मेडिकल से ये पता चला है कि इसकी मौत इन जो इंफॉर्मेंट के कहे अनुसार नहीं हुई है, इसकी मौत किसी और तरीके से हुई है, जिस वजह से मैं इस इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं चला सकता। तो जो एक्ट में वर्ड सफिशिएंट कोज जो यूज, सफिशिएंट ग्राउंड बिल्कुल, और फिर वो उनको विक्टिम को ये दे देंगे, इंफॉर्मेंट को दे देंगे कि ये देख लिए जी, ये है इंफॉर्मेंट को, ये इंफॉर्मेशन हमने क्यों इसको बंद किया। फिर अब उसके पास आगे अधिकार है, अगर उसको लगता है कि इसमें दोनों बातें होंगी कि एक तो जो मुख्य कारण है मौत का, वो नेचुरल डेथ है, कोई हार्ट अटैक है, किसी बीमारी के कारण है, उसको रिपोर्ट करेगा, और दूसरा कि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका नोटिस किसको देगा? जिसने FIR दर्ज कराई, बिल्कुल इन्फॉर्मेंट को देगा कि भैया जो आपने FIR दर्ज कराई है कि यहाँ पर मर्डर हुआ है, दरअसल ये मर्डर नहीं है,
ये नेचुरल डेथ है और इस वजह से हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, नो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें वकील साहब एक मैं और जो चीज देख पा रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन में ही एक स्पेशल प्रोविजन यहां पर दिया गया है कि जो सेंसिटिव विक्टिम्स होते हैं क्राइम्स के, मैं बात करूं सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम हो गए, सेक्सुअल असॉल्ट के हो गए, रेप विक्टिम्स हो गए, तो उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है उस समय जब उनके साथ वो घटना हुई है, मुझे लगता है उस समय वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कंडीशन है। वैसे तो जिसके साथ होता है गलत तो वो हमेशा ही सेंसिटिव रहता है उस बात को लेकर, लेकिन उस समय क्योंकि वो ताजा तरीन है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है और क्या किस तरीके से फैसिलिटेट करना है। जैसे कि आपने एक बार जिक्र किया था कि एफआईआर का मेन मोटिव क्या है। एफआईआर का मेन मोटिव है कि एक तो क्रिमिनल लॉ मोशन में आ जाए, दूसरा विक्टिम तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए जैसे कि मेडिकल एड हो गया, उसकी स्टेटमेंट जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड कर ली जाए, ताकि बहुत सारी जो चीजें छूट जाती हैं डिले के कारण और बाकी चीजों के कारण वो क्योर की जा सके। एक तो वो चीज आपने डिस्कस की थी जब हम डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक पर। अब मैं इसका जो पूरा एक जिस्ट है कि रेप विक्टिम के साथ जो प्रोसीजर है और किस तरीके से जो सेंसिटिव बातें हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है और किन 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 ऑफिसर्स को जो उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, ये जानना चाहूँ। जैसे अब रेप आपने जिक्र किया, रेप हाँ। और सेक्सुअल असॉल्ट के कुछ सेंसिटिव मैटर्स की रिपोर्टिंग होती है और वो थाना प्रभारी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि किस तरीके से इन विक्टिम के साथ रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। तो उस सिचुएशन में पहले तो ऑब्जेक्टिव मीट करना है, क्रिमिनल लॉ इन मोशन होगा, जैसे एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन अपने रोल में आ गई, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल स्टार्ट हो गया। अब ये तो खैर रेप है, बड़ा केस है, तो इसमें आपको पता है कि लाजमी है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस की सीरियसनेस के हिसाब से देखे तो जो है ना थाना प्रभारी जो है इंचार्ज है वही इसमें इन्वेस्टिगेट करेगा। अब इन्वेस्टिगेट करते वक्त अब ये देखा जाएगा कि अब थाना प्रभारी जो है वो एक जेंडर से मेल है, अगर बाई चांस, वैसे थाना प्रभारी हमारी फीमेल भी काफी है, फीमेल है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इस कानून इसमें प्रावधान में ये भी चैप्टर 12 के अंदर दिया हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर इसमें फीमेल लेडी होनी चाहिए एज फार एज प्रैक्टिकल, फीमेल ऑफिसर होगी तो कन्वीनियंस विक्टिम को अपने जो इंफॉर्मेशन देने की है उसमें उनको दिक्कत नहीं आएगी। बट एज फार एज प्रैक्टिकल उन्होंने इसलिए कहा कि देखिए आपने कई बार ये सिचुएशन देखी होगी, सभी कोई देखते हैं कि मान लो कोई लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कोई बंदोबस्त के लिए या कोई किसी कारणवश फोर्स जो है वो कहीं एंटेंगल है, किसी जगह पे बंधी हुई है और थाना में सिर्फ 1 या 2 या 3 ही मुलाजिम उस समय अधिकारियों की कमी है, बहुत ही कमी है और थाना में, और उस समय ऐसा कोई एक जो ऑफेंस है केस हो जाता है और ऐसा कोई ऑफेंस आता है रेप का, सेक्सुअल असॉल्ट का विक्टिम आता है या उनके परिवार में, तो उस समय ये तो नहीं कह सकते कि अभी तो कोई वुमन ऑफिसर नहीं है, आप जो है ना आप 6 घंटे बाद आइए, आप कल आ जाइए, आज तो बिल्कुल उसी बंदोबस्त में लगे रहेंगे। अब उस जगह पे ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआईआर हो देखिए आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट तभी होगी जब वो इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचेगी और पुलिस उसको रजिस्टर करेगी, ऑरली कर रहे हैं तो राइट डाउन करेगी, जैसे भी कर रहे हैं उसको रजिस्टर में एंट्री करेगी। तो उस सिचुएशन में अब उधर मेल ऑफिसर अवेलेबल है तो वो उस इंफॉर्मेशन को ले सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है, और बल्कि वो कानून की सहायता ही कर रहा है उसके इंफॉर्मेशन को गैदर करके और आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे। अब मान लो विक्टिम का चेहरा या विक्टिम की बॉडी को देख के या उसकी परेशानी को देख के, उसके जख्म देख के, उसके ब्रूजेस देख के, एब्रेशन देख के लगता है कि उसको मेडिकल एड की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उस सिचुएशन में वो फटाफट उसको मेडिकल एड प्रोवाइड करेगा। किसी जो आपने इसी में 164A है जो मेडिकल से रिलेटेड है कि मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाके उसका जो है टेस्ट किया जाएगा और जो इंफॉर्मेशन ताजा तरार, आपने जो शब्द यूज किया है ताजा तरार, इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी आ सके उस पर कार्रवाई उतनी जल्दी हो सकती है और एविडेंस उतने फ्रेशली हम कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब इस केस में क्या है, इस केस में तो आपको पता ही है कि इसमें बहुत ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एविडेंस जो है वो बॉडी से हुआ है, फिजिकल एविडेंस बहुत जरूरी है, तो इसको वहां कलेक्ट किया जाता है। तो उस सिचुएशन में ये बड़ा ध्यान देना
देना। और दूसरी एक सबसे ध्यान देने वाली बात है जो हम लोग जानते ही हैं, आखिर हम सबने सबने सुना भी, और मैं जनरल पब्लिक को बताना भी चाहता हूं कि कोशिश ये करें कि विक्टिम की कन्वीनियंस के हिसाब से उसके घर चले जाए, हाँ। या उसको जो प्लेस ऑफ कन्वीनियंस है वहां चले जाए। अब तो एनजीओज वगैरह बन गई हैं काफी। तो रेप केसेस में तो खैर ये इन्वेस्टिगेशन में फॉलोअप यही किया जाता है कि एट हर रेजिडेंस जो है जाया जाए और गार्डियन के मौजूदगी में, पेरेंट्स की जो मौजूदगी में जो है उससे उनकी स्टेटमेंट्स ली जाए, बाकी सारी चीजें। और अगर वो मेंटली चैलेंज्ड हैं तो भी जो है गार्जियन वगैरह का, गार्जियन की, हाँ, या किसी सोशल वर्कर की मदद लीजिए। इसी सारे किस्से में एक केस याद आया जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व था, लीगल रिसर्च कर रहा था। वकील साहब, बड़ा परेशान कर देने वाला और हिला देने वाला किस्सा मैंने देखा वहां पर। दो बच्चियां थी, 15-16 साल की एक रही होगी और 17-18 साल के आसपास एक रही होगी। और उन बच्चियों के साथ वकील साहब क्या होता है, रेप होता है। और रेप होने के बाद वो जो एक्यूज्ड पर्सन है, 5 लोग जो एक्यूज थे, वो क्या करते हैं, उनमें से 2 लोग बच्चियों के साथ जबरदस्ती शादी भी करते हैं, गुनाह छुपाने के लिए। अब शादी करने के बाद इंफॉर्मेशन पहुंचती है थाने में। अब जो एक्यूज्ड हैं, जो अपराधी हैं, वो पुलिस के साथ मिलकर, जो फाइल में जैसा स्टेटमेंट्स थी जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं, वो उन बच्चियों को जबरदस्ती नहलाने के लिए मजबूर करते हैं। उनको जबरदस्ती नहलाया जाता है, उनके कपड़े धोए जाते हैं, ताकि जो जिसको हम स्मीयर बोल देते हैं, लिक्विड बोल देते हैं, बहुत तरीके के जो लिक्विड्स जो है बॉडी जो है रिलीज करती है। तो वो जो फिजिकल एविडेंस था, कोई डीएनए सैंपलिंग या कोई और तरीके के जो कपड़े पे आ जाता है और बाकी अंडरगारमेंट्स पे आ जाता है, वो सारा जो है वहां से रिमूव कर दिया गया। जब इस तरीके के इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे रेप के हो गए, खास तौर पर आमतौर पर हम देखते हैं, बिकॉज हमारा जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है और हमारी जो सोच है कि हमारी बच्ची के साथ अगर गलत हो गया है तो हम उसको बहुत सेंसिटिव तरीके से उसको लेते हैं, और उसमें क्या होता है, हम उस इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं, जिसके कारण हमें बाद में जो लीगलिटी है वो बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, उसमें बहुत सारे इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। और जो डिले इन एफआईआर है, वो वहां पर जो है किसी ना किसी तरीके से एक्यूज्ड को कुछ ना कुछ एडवांटेज दे देता है। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि पहले बच्चियों के साथ रेप किया गया, फिर उनको जबरदस्ती नहाने के लिए बोला गया, उनको जबरदस्ती कपड़े धुलवाए गए, और उसके बाद जब उन्हें जो है मौका मिला पुलिस के पास पहुंचने का, तो उस डिले का जो है फायदा उठाया गया। तो वकील साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या डिले इन जो एफआईआर है वो किसी तरीके का कोई कुछ इम्पैक्ट या गलत प्रभाव इन्वेस्टिगेशन पर और आगे के प्रोसीजर पर करता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे डिले इन एफआईआर आपने बिल्कुल सही कहा, और खासकर ये सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हों, रेप के केसेस हों, इसके अंदर डिले हो ही जाती है। कैसे, मान लो कि देखो, इसमें आप भी जानते हैं कि एक लड़की है जिसके साथ स्टिग्मा लग जाता है, सोसाइटी है, सोसाइटी की कई चीजें छुपाई जाती है, पेरेंट्स के दबाव में छुपाई जाती है, सोसाइटी के डर से छुपाई जाती है, और इज्जत आबरू की आपको पता ही है, खास तौर से उन केसेस में जहां पर जो विक्टिम है वो अनमैरिड हो, क्योंकि आगे बहुत चीजें आगे रिश्ता नहीं होगा, शादी करने में प्रॉब्लम आएगी, पूरे परिवार को एक तरीके की इंसल्ट और बदनामी फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक ये जो हमारी जो सोच है, मुझे लगता है कुछ इस पर भी रोशनी डाली जाए, उसको भी बदलने मैं बताता हूँ। जैसे आपको मान लीजिए इसी कारणवश, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए विक्टिम जो है थाने तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में डिले कर देते। मान लो इसमें डिले है 2 दिन का। भाई आप लेके चले कि 1 तारीख को इंसिडेंट हुआ, जो बहन के साथ जो भी हमारी रेप हुआ या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, और वो इंफॉर्मेशन दबाव के कारण नहीं दे पाती, और वो 3 तारीख को अपना जो करेज कहते हैं ना, मस्टर करेज, वो अपने अंदर से उसके आया कि नहीं, गुनहगारों को आपको जेल में हवालात के पीछे पहुंचाने के लिए, और गुनहगार इस अपराध को दोबारा करेगा अगर उसको आज रिपोर्ट करके उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस चीज को सोच के
हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, जो भी है वो वहां जाके इंफॉर्मेशन देती है और उससे आगे प्रोसीड करती है, उसमें 2 दिन का डिले हो जाता है। तो इस पे भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसके लिए बथेरी जो है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की बथेरी जजमेंट्स हैं, बहुत जजमेंट्स हैं जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यही कहता है कि अगर डिले है तो उसे एक्सप्लेन कर दिया जाए, उसका इम्पैक्ट प्रोसिक्यूशन के केस पे नहीं होगा। अब इसको बोलना पड़ा तो आप ये समझ लो, जब किसी चीज के बारे में बोलना पड़े तो इसका इनडायरेक्टली पॉइंट एडवांटेज एक्यूज उठाता है। तो इस कारण ही कल को इस चीज को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है उन्होंने कानून के लिए इतनी जजमेंट्स पास करी जिसमें इस बारे में बताया। सोडी साहब, तो डिले में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं चाहूंगा जनता को ये जो डिले है और डिले के जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक ये जो मैसेज है ये अपने तरीके से लोगों से खुद बात करके पहुंचाए कि उनको इस तरीके की सिचुएशन में क्या कदम जरूरी उठाने उनके लिए जरूरी है। देखिए जी, मैं जनता को बताना चाहूंगा कि इस तरीके के जो अपराध होते हैं इसमें जनता को सबसे पहले ऐसे अपराधों को छुपाना नहीं चाहिए, किसी के दबाव में ना छुपाएं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अगर आप छुपाएंगे तो उनको जो गुनहगार है उनको इसमें जो है ना और मोटिवेशन मिलेगा, कल को वो और अपराध करेंगे। तो इसमें बिल्कुल छुपाए ना और जाके थाना प्रभारी को जाके इसकी रिपोर्ट दें। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी या बदनामी हो जाएगी। बदनामी से डरे ना, कानून ने व्यवस्था प्रोविजंस बनाए हैं, प्रावधान बनाए हैं जिसमें लिखा है कि कोई भी अगर आपकी आइडेंटिटी रिवील करेगा, आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसका लिए प्रावधान बनाया गया है, ठीक है। और दूसरी बात, मेडिकल की एड की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेडी ऑफिसर होनी चाहिए जो आपसे इंफॉर्मेशन ये लेगी। जहां मुश्किल है, लेडी ऑफिसर नहीं है, वहां अब ये तो नहीं हम कह सकते कि हम इंफॉर्मेशन ही नहीं देंगे, भाई लेडी ऑफिसर नहीं है। कोशिश करें, आपके गार्डियन है, आपसे घर पे आके इस तरह की इंफॉर्मेशन ली जाएगी और आपके गार्डियन के नजर में ली जाएगी, उनकी मौजूदगी में ली जाएगी, ठीक है। इन चीजों को ध्यान दिया जाए तो इसके बाद उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, आपको बदनामी से बचाया जाएगा और असली अपराधियों को सलाखों के पीछे और उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा बस यही गुजारिश है कि इस तरीके के अपराधों को छुपाया ना जाए। जी, तो आपने अभी वकील साहब की बात सुनी, अब मैं इसको जो कंक्लूड करके मैं ये बताना चाहूंगा, जो डिले इन एफआईआर है कि इन केसेस में जब डिले हो जाता है, अगर रीजनेबल ग्राउंड है और सफिशिएंट कोज है तो वो डिले ट्रायल पर किसी भी तरीके का कोई मेजर इंपैक्ट नहीं डालता है। कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इस इंफॉर्मेशन को जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है उस तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, समाज की जो एक सामूहिक सोच है, जो रेपुटेशन, हमारी इज्जत और हमारी जो इंसल्ट को लेकर जो हमारी भावनाएं हैं, हमें इस एक तरीके के मैं मानूंगा इस सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, इस स्टिग्मा से हमें वकील साहब बाहर निकलना पड़ेगा, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर जो करेज है, अगर उनके साथ गलत होता है उनको ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं और उनको जो है वो साहस मिले, वो पावर मिले, ताकि इस तरीके के अपराध जो है ज्यादा से ज्यादा रोके जा सके। बाकी लास्ट जो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा वकील साहब, बहुत सारे मैं केसेस देखता हूं, कई बार 157(1) में मैं कई बार देखता हूं एफआईआर भी लॉन्च हो सकती है, वो क्या है ये जानना चाहूंगा। देखिए जी, मैंने आपको एक केस के बारे में बताया था, पहले भी बताया होगा, उसमें मैंने बताया था कि मेरे पास ही केस आया था, मैं उसी से ही बताना चाहता हूं कि उसमें ही 2 बातें होती हैं। 157(b) की बात है जिसमें कि अगर इंफॉर्मेशन जो नो ग्राउंडलेस दिखती है तो इसमें सब्सटेंस नहीं दिखता, बिना कोई ग्राउंड के वो दी हुई है। जैसे मैंने केस बताया था तो मेरे पास ही आया था कि उसमें ये रिपोर्ट आई थी कि 4 लोगों ने मिलके एक बूढ़े आदमी को मार दिया, मार पीट के मार दिया। तो उस समय थाना प्रभारी एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहां पहुंचता है और बॉडी देख के जो भी अपने जो मार्किंग वगैरह करके उसको
जो है ना पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेजता है तो उसमें ये पता चलता है कि उनकी बॉडी पे ऐसे कोई ब्रूजेस, एब्रेशन या कोई मार्क नहीं है कि भाई उनको 4 लोगों ने मिलके मारा और मार पीट के उनको मार दिया, जान से मार दिया। और मेडिकल की रिपोर्ट भी ये बताती है कि भाई इनका कॉज ऑफ डेथ जो है वो मारपीट नहीं है बल्कि नेचुरल डेथ है। तो उस केस में थाना प्रभारी ये चीज को नोट करता है और उसको ये पता चलता है कि ये जो जिसने रिपोर्ट की थी, जो इन्फॉर्मेंट थे, इन्होंने अपने कोई पर्सनल ग्रजेस को सेटिस्फाई किया, ये झूठी जो है ना रिपोर्ट करा के। तो उस सिचुएशन में थाना प्रभारी क्या है, जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई और थाना को और कानून का मजाक बनाया, अपने फायदे के लिए उसको यूज किया, तो वहां पे थाना प्रभारी उनपे एफआईआर दर्ज कराता है जिन्होंने इंफॉर्मेशन देके थाने का जो है ना गलत कानूनी उसको यूज करके अपना सेटिस्फाई किया। तो ये एक 157 का एक एग्जांपल है कि वहां पे भी वो उस स्टेज पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। ठीक है, तो आज का जो शो रहा सोडी साहब बहुत इंफॉर्मेटिव रहा और मैं समझता हूं हमारी जो जनता है, जो हमें लोग देख रहे हैं, उनको बहुत सारी जानकारी शो में आपने दी है। और जो नेक्स्ट एपिसोड्स होंगे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होंगे और बहुत ज़्यादा उसको इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहूँगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है जनता को इतनी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। और मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले एपिसोड वकील साहब हाजिरों में नेक्स्ट टाइम।